हेलो स्टूडेंट। तो मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो अभी 4 अप्रैल को इवनिंग वाली शिफ्ट हुई है जेई मेंस की, तो वहाँ पे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 0.1 kg का दिया गया और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया वो दिया गया 5i कैप प्लस 2j कैप का। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे अवेलेबल है भाई? ओरिजिन पे अवेलेबल है और फोर्स को अपन ने 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया, तो फाइनल पोजीशन पूछी गई कि ऑब्जेक्ट की क्या होगी 2 सेकंड के बाद। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो एक्सेलरेशन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, फोर्स में डिवाइड कर दिया किसका, मास का, तो एफ वेक्टर डिवाइड बाय एम कर दिया, तो वहाँ से एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। उसके बाद अपन से फाइनल पोजीशन पूछी गई, तो अपन ने सेकंड इक्वेशन लगा लिया इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूँ तो उसको लिख दिया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और जो इनिशियल पोजीशन है वो भाई क्या है, 0,0,0, तो ये आ जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ये तो फाइनल पोजीशन आ गई। और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है। अब वो आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलेरेशन वेक्टर अपने पास में टाइम कितना दिया गया, 2 सेकंड, उसका स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गया 100 i कैप प्लस 40 j कैप। ये अपने पास में फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास में, इसमें दो सिचुएशन दी गई। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, उसकी वैल्यू है ई नॉट एक्स कैप, मतलब वो एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है ई नॉट। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन दिया गया, उसकी वैल्यू है ई नॉट एक्स कैप प्लस 2 ई नॉट वाई कैप प्लस 2 ई नॉट जेड कैप। तो ये अपने पास में एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप क्या है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ठीक है। अब बोला गया कि इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पे भी एक डाइपोल दिया गया वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसका टाइम पीरियड कितना है, t1 है। अगर मैं इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ और दूसरे वाले को अगर मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया तो उसका टाइम पीरियड कितना है, t2। मेरे से t1 और t2 का रेशियो पूछा गया। तो देखिए भाई, अगर अपन टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका होता है, पहले तो अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बाद टॉर्क लिखते हैं। तो किसी भी डाइपोल को अपन क्या करते हैं, जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर आने वाला टॉर्क होता है वो होता है पी साइन थीटा। अब उसको इक्वेट कर दिया किससे, आई अल्फा से, तो आई का डिवाइड लग जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई पी डिवाइड बाई आई इंटू थीटा। अब क्या किया, अल्फा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट और ओमेगा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ पी डिवाइड बाई आई। अब जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अगर अपन टाइम पीरियड की बात करें तो वो होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। तब यहाँ से जो ओमेगा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ ई के, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब अगर अपन E1 की बात करें तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ई नॉट। और अगर अपन इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा E2 का वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर प्लस 4 ई नॉट स्क्वायर प्लस 4 ई नॉट स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 9 ई नॉट स्क्वायर, वो आ जाएगा कितना, 3 ई नॉट। तो यहाँ से जो सेकंड वाला फील्ड दिया गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 ई नॉट के बराबर है। तो टाइम पीरियड का जो रेशियो है वो कितना आ गया, √3 का आ गया। क्लियर है। उसके बाद अपने पास में अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब उसमें ऐसे दिया था कि एक गन है, उससे अपन बुलेट को क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, और बुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरती है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस दी थी अपन को कितनी, 6.4। इसका मतलब ये आर मैक्स दिया गया है और यू की वैल्यू पूछी गई थी। तो आर मैक्स इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी होता है। तो जी की वैल्यू कितनी, 10, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से यू की वैल्यू निकाल ली। यू अपन को फाइंड करना था क्वेश्चन में कि भाई कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में बुलेट को फायर किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे से डिस्कस करेंगे, राइट। Question is, position of particle is given as x equals to 54t and y equals to 15t square minus 4t. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। तो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेईई मेंस में। क्या है समझना, हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना है वेलोसिटी का। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है, एंगल विल बी वी वाई अपॉन वी एक्स। आपको बेसिकली वी वाई कैलकुलेट करना है, वी एक्स कैलकुलेट करना है, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा विल बी वी वाई अपॉन वी एक्स। एक्स दिया है 54t, तो आप इससे निकाल सकते हैं वी एक्स इक्वल्स टू 54 एंड वी वाई यहाँ से तुम्हारी आ जाएगी 15t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 30t
माइनस 4, वैल्यू हमें टाइम की डालनी है 2 सेकेंड्स, तो ये कितनी आ जाएगी 30 इंटू 2 माइनस 4, 60 माइनस 4 56। हमारा टेन थीटा कितना है, टेन थीटा विल बी वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है 56, वी एक्स हमारा कितना है 54, डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 28 बाई 27। सो आंसर विल बी थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 28 अपॉन 27। एक बार देखिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया वो ये है, दो स्टेटमेंट थे, एक असर्शन है एक रीजन है। फोर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी आर एम एस आर सेम एट सेम टेम्परेचर, और रीजन है एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी सेम फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट सेम टेम्परेचर। तो बच्चों ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। असर्शन कह रहा है कि हर जो सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वी आर एम एस सेम होगी। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3 RT अपॉन m, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वी आर एम एस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 सेम, R सेम, T सेम, बट मोलर मास दोनों गैसेस का अलग अलग होता है, इस कारण से दोनों की आरएमएस स्पीड अलग अलग होगी। तो असर्शन सीम्स टू बी फॉल्स, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम है तब भी मोलर मास तो अलग होगा, तो आरएमएस स्पीड अलग अलग होगी। सेकंड स्टेटमेंट हम रीजन देखते हैं, तो ये क्या है, एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी सेम फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम इक्विपार्टीशन लॉ की बात करें तो इक्विपार्टीशन लॉ में क्या होता था, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होती थी हाफ के टी, और अगर मान लो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके लिए आ जाएगी एफ के टी बाय 2। दोनों ही डायटोमिक गैसेस हैं तो दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगी, इस कारण से दोनों की मोलर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो आपसे यही पूछा गया था असर्शन और रीजन में क्या रिलेशन है, तो असर्शन फॉल्स है एंड रीजन विल बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। For electromagnetic wave, B vector is given as B naught sin omega t minus kx j cap। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें B वेक्टर दिया है, वेव इक्वेशन क्या है ओमेगा t माइनस के एक्स, दैट मीन्स ये वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। जब भी ओमेगा t माइनस के एक्स वाला फॉर्मेट दिया होता है तो हमारी वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या हमारी सी कैप बराबर हम आई कैप लिख सकते हैं, तो सी कैप विल बी आई कैप, और जो बी है उसकी डायरेक्शन क्या है जे कैप, तो बी कैप विल बी जे कैप। और आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ई बी सी, अगर आप बी का क्रॉस करते हैं सी के साथ तो ई की डायरेक्शन आती है, तो ई कैप विल बी बी कैप क्रॉस सी कैप। बी कैप हमारा जे कैप क्रॉस सी कैप है हमारा आई कैप, जे क्रॉस आई क्या हो जाता है बच्चों, माइनस के कैप। तो हमें ई वेक्टर की डायरेक्शन तो मिल गई, और हमें पता है कि ये दोनों इन फेज हुआ करती है, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड बी नॉट है हमारी मैग्नेटिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना जाता है, बी नॉट इंटू सी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी माइनस के कैप। तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, E वेक्टर इक्वल्स टू बी नॉट इंटू सी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के कैप। हेलो एवरीवन, आज अपन 4 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट के जेईई मेंस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अपने सामने जो मैथ्स का पहला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो ये है कि इंटीग्रेट 0 से लेके 1 कोट इनवर्स 1 + x + x स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का अप्रोच वही रहेगा कि सबसे पहले देखो 0 से 1 में एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो डायरेक्टली tan इनवर्स में अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंटीग्रल क्या बनेगा अपने पास में 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ 1/1 + x + x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अपन ने लिख दिया। अभी जो नीचे है x + x स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, ये इंटीग्रेट 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ 1/1 + x × x + 1 dx। ये आ गया अपने पास में। तो अपन एक काम कर सकते हैं, जो ऊपर 1 लिखा है इसे x + 1 - x लिख ले, तो इस 1 को लिखा x + 1 - x। यहाँ से अपने पास में इंटीग्रेट 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मेट है अपने पास में x + 1 - tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये डायरेक्टली आ गया, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है भाई ये tan इनवर्स a - b/1 + ab लिखा है, तो वहाँ से फॉर्मेट आ गया अपने पास में। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है तो अपन डायरेक्टली बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, बहुत सारे अप्रोच होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। x को tan थीटा रख लो, तो अपन एक काम कर लेते हैं डायरेक्टली बाई पार्ट्स लगा लेते हैं।
तो एक फंक्शन क्या कर लेता हूँ 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से इस पे भी वाई पार्ट्स लगा दूंगा। तो पहले तो सेपरेटली लिख दिया 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 dx माइनस 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ x dx, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया सबसे पहले। अब बाई पार्ट्स लगाते हैं तो इस पे एक फंक्शन 1 मान लिया। तो एक काम करो, यहाँ पे जब बाई पार्ट्स लगाओगे तो क्या लिखेंगे अपन, देखो ये इंटीग्रेशन आएगा अपने पास में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास में x, ठीक है, और ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस, जब इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पे तो इसमें क्या हो जाता है 1 का इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिखेंगे अपन, डेरिवेटिव क्या आएगा अपने पास में 1/1 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में dx। तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना आसान है, इसको इंटीग्रेट करना इसलिए आसान है क्योंकि अपन इसमें +1 -1 कर सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन एक काम कर लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं और इसको अपन मान लेते हैं I2। तो अपन I1 सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसको I1 लिखा है अभी, ये लिमिट लगा रहा हूँ 0 से लेके 1। तो देखो इसमें वैल्यू रखो, तो इस वाले पोर्शन में वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा 1 tan इनवर्स 2, ये आ गया। 0 रखने पे तो 0 ही बन जाएगा। अब देखो ये जो x प्लस 1 वाला इंटीग्रल है इसको सेपरेट कर दिया 0 से लेके 1 x प्लस 1/1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में, ठीक है, dx माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस dx ओवर 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। अब देखो ये तो लॉग का फॉर्मेट लिखा है 1 बाई क्वाड्रेटिक, ऊपर उसका डिफरेंशियल लिखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसे, तो ये क्या बनेगा अपने पास में इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में -1/2 ln ऑफ मोड 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मोड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है 0 से लेके 1। इसका इंटीग्रल डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस 1 है, तो इसको लिख दो tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। अब ये 0 से लेके 1, इसमें लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2, देखो ये बनेगा ln, यहाँ 1 रखोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 5 और 0 रखने पे बना था 2, तो ln ऑफ 5/2, ठीक है। पहले 1 रखा फिर 0, फिर 1 0 इसमें रखो तो tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 जो कि π/4 बनेगा। तो इस तरीके से ये पहला इंटीग्रेट हो गया। इसमें I1 को जो सॉल्व किया अपन ने, I1 सॉल्व होके क्या है अपने पास में, I1 देख सकते हो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है, माइनस π/4 प्लस 1/2 ln 5/2, इस तरीके से। इस तरीके से अपन I1 ने सॉल्व कर लिया अपन ने, उसी तरीके से अपन I2 को सॉल्व कर सकते हैं सेम बाई पार्ट्स लगा के। इसमें भी क्या करूंगा, एक फंक्शन 1 मानूंगा, दूसरा फंक्शन tan इनवर्स x, 1 को इंटीग्रेट कर दूंगा, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट। तो रिलेटिवली ये क्वेश्चन अपन कह सकते हैं कि एवरेज क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा फॉर्मेट होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो अगले क्वेश्चन में बोला है कि अपने पास में दो कर्व है, एक पैराबोला है, एक एलिप्स है। अब ये बोला है कि एरिया बाउंडेड बताओ, तो एरिया बाउंडेड के लिए पहले एक काम कर लो, इसको प्लॉट करो, इसको प्लॉट करो। तो अगर इन दोनों को अपन प्लॉट करेंगे तो देखो ये वाला क्या है ग्राफ y² = -x/3, ठीक है, ये वाला y² = -x/3 हो गया। और ये क्या है अपने पास में, ये वाला ग्राफ है एलिप्स। तो इस एलिप्स को अगर लिखना चाहें तो सॉरी एलिप्स नहीं है, सॉरी ये एलिप्स नहीं है, इसको अगर गौर से देखें तो ये अपने पास में पैराबोला है, सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें, क्योंकि एलिप्स होने के लिए तो यहाँ स्क्वायर होता ना। तो यहाँ पे बोलेंगे अपन कि y² ये आ जाएगा 1 - x/4। अच्छा पहले तो ये देखना है कि क्या बच्चे ने क्वेश्चन सही बताया नहीं बताया, क्योंकि अगर देखो यहाँ से ये दोनों इंटरसेक्ट कराने, तो इंटरसेक्ट कराने के लिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल होनी चाहिए। तो क्या आएगा देखते हैं यहाँ से, 1 - x/4 = -x/3, ये आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 - 3x = -4x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, x आएगा -1। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू -1 है तब जाके इंटरसेक्ट करा, x -1 रखा तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, x अगर -1 रखें तो देखो यहाँ से आया, अच्छा ये 3 आएगा ना ऐसे, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी -3। तो x की वैल्यू -3 रखने पे देख लो यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे भी 1 बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब अपन ने x को -3 रखा तो यहाँ से देखो y क्या आया, y आएगा अपने पास में +-1, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस ग्राफ को इसको प्लॉट किया जाए तो देखो इस ग्राफ को और इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। सबसे पहले इस पे आते हैं, ये क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला y² = -4x जैसा है। अब इस पे आते हैं, देखो ये भी y² = -4x है और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है जब x कोऑर्डिनेट क्या हो जाए अपने पास में, x कोऑर्डिनेट हो जाए अपने पास में -3, उस समय y क्या आएगा +-1। तो देखो इस समय जब इंटरसेक्शन होगा ना तो ये वाले को जब प्लॉट करोगे तो 1, 0 से निकल रहा होगा, तो इस तरीके से आएगा अपने पास, ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है कि इसका एरिया बाउंडेड बताओ, तो एरिया बाउंडेड की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये वाला, इसी तरीके से ये वाला, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा, अपन को पता है जब भी इस तरीके से फंक्शन आता है कि एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, तो अपन क्या कर लेते हैं
इस पे जो x कोऑर्डिनेट है उसको x2 से सोचा, इसको अपन ने x1 से सोचा, और यहाँ पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट उठाया अपन ने dy का, ठीक है। तो ये बीच में जो एरिया बाउंडेड है ये कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन x2 माइनस x1 dy, बहुत ही बेसिक तरीके से अगर लिखूँ तो, ठीक है। डिफरेंशियल एलिमेंट इस तरीके से आता है, तो वही अप्रोच इसमें लगा दूंगा कि देखो ये वाला x अगर गौर से ऑब्जर्व करें, ये वाला राइट साइड वाला फंक्शन यहाँ से आएगा, क्या आएगा अपने पास में 1 माइनस 4y², ये x यहाँ से है, ये हो गया अपने पास में x। ऐसे इसके लिए अगर x निकालूंगा तो इसके लिए x आएगा माइनस 3y², ठीक है। अब मुझे एरिया बाउंडेड चाहिए, तो एरिया बाउंडेड के लिए काम करता हूँ 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, क्योंकि जैसा नीचे होगा वैसे ऊपर की तरफ होगा, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेके, देखो y कोऑर्डिनेट जो जा रहा है वो 0 से लेके इस पॉइंट तक जा रहा है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0 से लेके आ गया 1। अब राइट साइड वाला फंक्शन क्या है, राइट साइड वाला फंक्शन हो गया 1 माइनस 4y², ठीक है, माइनस लेफ्ट साइड वाला फंक्शन क्या है अपने पास में माइनस 3y², तो वो ऐड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3y², और ये हो गया अपने पास में, देखो इंटीग्रेट होके क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेके 1 माइनस y², ठीक है, dy, इंटीग्रेट कर दो इसे आसानी से, तो क्या आएगा 2 टाइम्स y का 1 का इंटीग्रेशन y माइनस y³/3, ठीक है, इस पर लिमिट लगाओ 0 से 1, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 4/3। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है या स्क्वायर हो, तो स्क्वायर होगा तो उस केस में एलिप्स का फॉर्मेट आएगा। तो देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड थे, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे सर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब अपन केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हैं पहले। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सवाल आया था अपनी इस इवनिंग वाली शिफ्ट में, तो देखिए सवाल बहुत आसान सा था। अभी तक ऑर्गेनिक में अभी जो सवाल आए हैं हमें, जो बच्चों ने बताया, उसमें से एक भी डेटाबेस वाला नहीं था। सिंपल आपके कैलकुलेशन बेस्ड, नॉर्मल कैलकुलेशन बेस्ड और रिएक्शन बेस्ड। तो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अपन ने ये एल्कीन लिया है और इसकी रिएक्शन कराइए पहले आपने Br2 के साथ CCl4 में, फिर उसके साथ कराइए फिर NaNH2 एक्सिस में, और उसके बाद एज यूजुअल CH3I लिया इन लोगों ने। मतलब कोई कन्वेंशनल रिएक्शन है, मतलब कितने सारे PYQs में आपने ये रिएक्शन देखी होगी, बहुत सिंपल सी है, यहाँ के टेस्ट में भी देखी होगी आपने इसमें। तो इसमें आप देख सकते हो एक ही कार्बन से क्या लग जाएंगे, 2 Br लग जाएंगे, और क्योंकि NaNH2 अपना क्या है एक्सिस में है, तो ये NaNH2 क्या करता है एल्काइन बनाएगा और C के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। अब यही CH3I के साथ क्या करेगा SN2 रिएक्शन कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या बना देगा कुछ ऐसा, और इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका CH3 जुड़ जाएगा। अब इसका मोलर मास निकालना था आपको, तो मोलर मास निकालना देखिए बहुत आसान है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दिया तो मतलब कितना हो गया 77, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 12 × 3 36, प्लस हाइड्रोजन अपने यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 3 है, तो बस अपन को इन सबको क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो ये 80 हो जाएगा, 80 + 36, तो ये हो जाएगा 116। सिंगल इंटीजर क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हो, रिएक्शन बेस्ड। नेक्स्ट अगला सवाल जो है वो ये आया है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है उन लोगों ने, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है। आपने 3 एनिलीन डेरिवेटिव्स लिए, एक NH2 था, एक NH2 के ऑर्थो पे अपन ने क्या ले लिया NO2 ले लिया, एक बार NH2 की पैरा पोजीशन पे इसने क्या ले लिया CH3 ले लिया, और एक बार अपन ने इसकी पैरा पोजीशन पे क्या ले लिया OCH3 ले लिया। ये आया। अब इसमें पूछा है कि आपका किसका स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड होगा, किसका स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो किस बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, जो आपका क्या होगा वीक बेस। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ में भी आपको ये देखना है वीक बेस कौन है। तो इसमें अपन देख सकते हैं -M है, इसका अपना लगेगा +H इफेक्ट NH2 के ऊपर, इसका +M इफेक्ट। तो आप देख सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा OCH3 वाले की होगी NH2 की, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे आखिरी में इसकी। और जो वीक बेस होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है स्ट्रॉन्ग।
तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ये वाला बंदा। सिंपल क्वेश्चन था, जीओसी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछा है कि 3 एसिड दे दिया अपन के, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी पैरा पोजीशन पे NO2। नेक्स्ट, उसके बाद फिर फिनॉल, और फिर फिनॉल की पैरा पोजीशन पे अपन ने क्या ले लिया, OCH3। तो इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। और नॉर्मल आपसे क्या पूछा था, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, इन चारों में से सबसे पहले तो आपको एसिड डिस्टिंग्विश करना था। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की हमेशा फिनॉल से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें इक्विवेलेंट RS आते हैं। तो इस वजह से आपके ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। बट इस कार्बोक्सिलिक एसिड में NO2 का क्या लग रहा है, -M, जो कि इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। इस वजह से अपना सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट। अब बचे ये दोनों फिनॉल, आपका ये जो +M होता है ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, फिनॉल को कम करेगा। इस वजह से आपका थर्ड आ जाएगा, और सबसे आखिरी में क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो सिंपल आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या बताना था, ऑर्डर बताना था। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड आया है कि एक रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, एक रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसके बाद नेक्स्ट है अपना क्लोरीनेशन, और फिर नेक्स्ट है अपना क्लोरीनेशन, उसके बाद फिर विसिनल ब्रोमाइड। और इनको मैच कराना था दूसरे कॉलम से। दूसरे कॉलम में ये सारी रिएक्शन है। पहली है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरी है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और नेक्स्ट है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये 4 आपकी रिएक्शंस थी, उनको टाइप से आपको क्या करना था, मैच करना था। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपनी कहां पे यूज होती है, ये एक तरीके की आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो की होती है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपकी SN2 रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीनेशन आपका क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट विसिनल ब्रोमाइड, विसिनल ब्रोमाइड Br2 का एडिशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड, जो कि क्या बताएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को। ऐसे आपको मैच कराना था, सिंपल। और जिस ऑप्शन में ऐसा मैच सही होगा वो उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन था, रिएक्शन बेस्ड। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि ये एक कंपाउंड है H, और ये आपका Me है ना, ये आपका CH3। मतलब इन लोगों ने आपके साथ गेम खेला है। कैसे खेला है देखिए, ये H था, और इसके साथ यहाँ पे आपने Me, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl। तो ये पूछा था इन दोनों के बीच में अपना क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन दे रखे थे, दोनों मीजो कंपाउंड है, दूसरा है आइडेंटिकल, तीसरा है इनैंशियोमर, और चौथा है डायस्टीरियोमर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं,
और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो बच्चा क्या करता है, मिरर इमेज है तो डायरेक्ट बोल देता है इनैंशियोमर, गलत। ऑप्टिकल एक्टिव आपका जो होता है कंपाउंड, उसके अगर मिरर इमेज होते हैं तो इनैंशियोमर बोलते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए आंसर अपना क्या होगा, आइडेंटिकल। ऐसे देखना था अपन को, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद है अपना 2 इंटू 10⁻³ मोल लिए अपन के ऑर्गेनिक कंपाउंड ने, है ना, और उससे अपन का बना है 0.4813 BaSO4 का प्रेसिपिटेट, और आपसे पूछा है परसेंटेज सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगी, मतलब पीओसी को लेके क्वेश्चन आया है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो इसमें BaSO4 अपन सब लोग जानते हैं, ये केरियस मेथड है। केरियस मेथड में अगर आपको याद हो तो इसमें अपन क्या करते हैं, केरियस मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन पहले HNO3 के साथ कराते हैं, ठीक है, ताकि वो सल्फर जो है वो अपना आयनिक कंपाउंड में चल जाए, और उसके बाद फिर BaCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं जिससे कि वो BaSO4 बना दे। तो जितने मोल्स आपके सल्फर के इसमें होंगे उतने ही मोल सल्फर के क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे। तो अपन बोल सकते हैं जितने मोल BaSO4 के होंगे उतने ही मोल सल्फर के होंगे, क्योंकि उसके अंदर एक सल्फर है, एक मोल के अंदर एक सल्फर। तो इसके मोल जब आप निकालोगे तो ये कितने आएंगे, 233 इसका मोलर मास होता है। वहां पे आपको एटॉमिक मास वगैरह गिवन रहेगा, इसका लोड आपको नहीं लेना है, हमें तो क्या है याद हो जाता है, हम केमिस्ट्री के टीचर हैं। तो 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3। तो आप देख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -3 ने 2 इंटू 10 की पावर -3 क्या दिया, सल्फर दिया। इसका मतलब इस कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर सल्फर कितने होंगे, 1। और क्वेश्चन में इसका मोलर मास गिवन था, ये मोलर मास गिवन है कितना है, 76 है, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब अपन को पता चल गया सल्फर इसमें 1 है, तो 1 मोल के अंदर अपना सल्फर 1 मोल है, मतलब 32 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका 76 जिसका मोलर मास है इंटू 100, तो इसकी परसेंटेज लगभग आ जाएगी 41%। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अपने ऑर्गेनिक के थे। कुल मिला के ऐसे करके अपने 6 क्वेश्चन अभी तक ऑर्गेनिक के बच्चों ने बताए हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके मैं यहाँ पे हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक क्वेश्चन उन्होंने एफ ब्लॉक एलिमेंट से लिया हुआ है। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दैट इज यूरोपियम दिया हुआ है, गैडोलिनियम दिया हुआ है, यिटर्बियम दिया हुआ है, थूलियम दिया हुआ है टीएम, एंड ल्यूटेशियम दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल्स, same number of electrons in 4f orbitals किस किस में होंगे ये आपको बताना है। अब देखिए इसके लिए आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी पड़ेंगी। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें देन दैट कम्स आउट टू बी 4f7 6s2 is going to be the electronic configuration। गैडोलिनियम के कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये आ जाती है 4f7, आगे आ जाएगा अपने पास में 5d1 6s2। यिटर्बियम जो हमारे पास आ रहा है दिस इज 4f14, आगे जो अपने पास आ जाएगा दैट इज 6s2। थूलियम हमारे पास जो निकल कर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 4f13 6s2। ल्यूटेशियम जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 4f14, आगे आ रहा है 5d1 6s2। हमसे ये पूछा हुआ है कि 4f ऑर्बिटल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो किस तरीके से सोचा जा सकता है, देखिए ये जो दोनों केसेस है इसमें 4f में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पेयर तो कौन सा आंसर होकर आ जाएगा, यूरोपियम और गैडोलिनियम हमारा आंसर होकर आ जाएगा। एक और आंसर का पेयर बनकर आ सकता है, आप देख सकते हैं यिटर्बियम जो है ये भी 4f14 वाला केस निकल कर आ रहा है, और ल्यूटेशियम जो है ये भी 4f14 वाला आ रहा है, तो हम इसका भी एक पेयर यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। यिटर्बियम और ल्यूटेशियम जो हैं ये भी आपस में क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स रख रहे होंगे। ठीक है, क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एफ ब्लॉक एलिमेंट से ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला सवाल जो हमको दिया हुआ है इसके अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, दो पार्टिकल्स के बारे में बात करी हुई है। चलिए देखते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर मासेस कितने मान लिए जाएं, masses are me and mp। हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? वी आर आस्क्ड रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 2 कितना आ रहा होगा, ये अपने को यहाँ पे डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम डी ब्रोगली रिलेशन को क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसी इक्वेशन ऑब्टेन होकर आ जाती है, देखें एक बार। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2m/q_v। ये स्टैंडर्ड रिलेशन होता है। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, v इज द वोल्टेज। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका रेशो लेना रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। चलिए लैम्डा हमने लिख दिया किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। नीचे हम लिख दे रहे हैं लैम्डा फॉर क्या, इलेक्ट्रॉन। देखते हैं रेशो कैसे निकल कर आएगा। देखिए अगर अपन रेशो लेंगे तो काफी कुछ तो कैंसिल आउट होकर आ जाएगा। जो चीज बच जाने वाली है वो चीज अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो बेसिकली जो बच जाएगा हमारे पास में, दैट इज गोइंग टू बी, ऊपर आ जाएगा अपने पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन निकल कर आ जाएगा। अब चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो हमको पता है कि चार्ज वाइज तो दोनों सेम ही वैल्यू लेकर आएंगे। तो देखिए चार्ज तो सिंपली कैंसिल आउट होकर आ गया। मास के रेशो के हिसाब से अपना आंसर निकल कर आ जाना चाहिए। अगर मास के रेशो के हिसाब से हम बात करें तो हमें ये पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास का रेशो होएगा वो आपको यही दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों को कैंसिल करने के बाद में दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट। तो जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो सीधा मास के इनवर्स रेशो का स्क्वायर रूट निकल कर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। यही आपसे पूछा गया था। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर रेशो लेके काफी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, बची हुई चीज से आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला सवाल जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ कॉम्प्लेक्सेस हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं एक बार। एक कॉम्प्लेक्स हमको दिया हुआ है NiEN होल थ्राइस चार्ज 2+। एक कॉम्प्लेक्स हमको दिया हुआ है NiCl4 चार्ज 2-। दूसरा कॉम्प्लेक्स, एक और कॉम्प्लेक्स हमको दिया हुआ है, दैट इज NiCN4 चार्ज 2-। हमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे पहली चीज तो कि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और साथ में हमको ये भी बताना है कि ये किस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, और दूसरी बात जो हमको यहाँ पे करनी है दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट सेकंड थर्ड। मान लीजिए इन कॉम्प्लेक्सेस को ऐसा नाम दे दिया गया है। तो हमको यहाँ पे ये भी निकालना है कि ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब, ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब क्या निकल कर आएगा ये भी बताना है। चलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं एक बार। निकल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, En है साथ में। आपको पता है निकल +2 का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी निकल की, दैट इज गोइंग टू बी 3d8। 3d8 के साथ में आपको पता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम देखेंगे यहाँ पे पेयरिंग के थ्रू आप 2d के ऑर्बिटल खाली नहीं करवा सकते। अगर एक ही ऑर्बिटल खाली हो पाएगा इसका मतलब पेयरिंग का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब एज इट इज अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 के बराबर। 3d8 अपने को पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, वही चीज यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। सेम चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाते हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर 3d8 के बराबर। इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम देखें तो आपको पता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है। निकल तो अगेन 3d8 कॉन्फ़िगरेशन ही लिए हुए है, लेकिन आपको पता है यहाँ जो साइनाइड आयन है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवाने के बाद dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी और ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 0 के बराबर निकल कर आएंगे।
नेक्स्ट हमसे ये भी पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड बाय दीज क्या निकल कर आएगा। चलिए देखते हैं एक बार इसका जो रिलेशन होता है। हमें ये पता है डेल्टा ओ दैट इज द सेपरेशन बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। ये जो डेल्टा ओ निकल कर आता है हम इसको कैसे लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं h न्यू के बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको ये पता है ये भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है h इंटू न्यू भी क्या करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं h को यहां से हटा भी दूं तो भी हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा ओ न्यू के प्रोपोर्शनल निकल कर आ रहा होगा। अब जिसका डेल्टा ओ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसका डेल्टा ओ कम उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो देखिए ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब जो निकल कर आ रही होगी, क्या मैं बोल दूं यहाँ पे लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका डेल्टा ओ सबसे ज्यादा आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइनाइड के केस में द स्ट्रॉन्गेस्ट इज द लिगेंड, तो हम बोल पाएंगे सबसे ज्यादा डेल्टा इस केस में आएगा। वैसे भी आपको पता है ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर का जो डेल्टा ओ होता है वो तो ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा होता है, इसीलिए मैक्सिमम डेल्टा कहाँ आने वाला है, साइनाइड के केस में, इसीलिए हमने बोल दिया वहां पे फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब मैक्सिमम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं EN, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस केस में भी वैल्यू ज्यादा आने वाली है, तो हम बोल सकते हैं कि इससे कम जो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा वो फर्स्ट केस में हमारे पास निकल कर आ जाएगा। सो आई कैन सिंपली से कि इस बार जो हमारे पास आ रहा है दिस इज फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स, और यहां आप देख पा रहे हैं हर तरीके से खराब कॉम्प्लेक्स आ रहा है। खराब इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एक तो आपको पता है टेट्राहेड्रल है जहां पे गैप ही बहुत कम होता है और दूसरा लिगेंड भी वीक है, इसीलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा मिनिमम आने वाला है, और डेल्टा मिनिमम इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, थर्ड वाला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। इस हिसाब से अपने पास आंसर निकल कर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इस केस के अंदर ये जो सवाल है इसके अंदर सॉल्ट एनालिसिस के बारे में उन्होंने बात करी है। उन्होंने यहाँ पे कुछ आयंस दिए हुए हैं जो बच्चों ने बताए, उस हिसाब से एक आयन था Fe3+, एक आयन दिया हुआ है Pb2+, एक दिया हुआ है Cu2+, एक दिया हुआ है Mn2+। अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि हमने इसके अंदर क्या किया, H2S गैस पास करवाई इन प्रेजेंस ऑफ क्या, NH4OH। ठीक है, हमसे ये बोला जा रहा है क्या हुआ, एक प्रेसिपिटेट बनकर आया, प्रेसिपिटेट। ये पूछा जा रहा है कि जो प्रेसिपिटेट के अंदर मेटल है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन प्रेसिपिटेट क्या होगी, ये हमको डिटरमाइन करके बताना है। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए H2S है और बेसिक मीडियम में यूज किया जा रहा है। H2S बेसिक मीडियम जो होता है ये तो फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है। दिस इज अ ग्रुप रिएजेंट ऑफ कौन सा ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। और फोर्थ ग्रुप के आयन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे खाली मैंगनीज आयन जो है वो फोर्थ ग्रुप का है, उससे जो प्रेसिपिटेट बनकर आएगा वो MnS बनकर आएगा। अब देखिए Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है, काफी लोगों को याद ही होगी। Mn के केस में हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की आ जाती है दैट कम्स आउट टू बी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, ये बात समझ आनी चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहा हूं। अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, लेट अस सी दैट क्वेश्चन। इस सवाल के अंदर उन्होंने अगेन मैंगनीज के ऊपर ही बात करी हुई है। ये देखिए एक बार, व्हाट दे आर सेइंग इज मैंगनीज फॉर्म्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। आपसे ये पूछा जा रहा है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn कितना आएगा दोनों केसेस के अंदर। अब देखिए ये आपको याद होना चाहिए, मैंगनीज जब ऑक्साइड बनाता है तो हम देखते हैं जो फॉर्मूला आता है अपने पास में दैट इज Mn2O7। मतलब मैंगनीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में चला जाता है और क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। देखिए यहाँ जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, +7। लेकिन यही मैंगनीज जब फ्लोराइड बना रहा होता है तो ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक नहीं जाता। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी है ये वाली बात कि MnF4 फॉर्म कर लेता है। अब देखिए अगर MnF4 बनकर आ रहा है तो हम देख रहे हैं मैंगनीज कहां तक जा रहा है, खाली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं जब इन्होंने अपनी अपनी मैक्सिमम स्थिति के हिसाब से क्या किया, कंपाउंड्स फॉर्म करे,
तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस क्या आएगा? आप देख रहे हैं यहाँ +7 है, यहाँ +4 है, तो आई कैन सिंपली से व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस? हम यहाँ पे देख सकते हैं 7 - 4 द वैल्यू कम्स आउट टू बी 3। जो डिफरेंस आएगा वो 3 के बराबर निकल कर आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। थैंक यू। चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल हम देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो यहाँ पर आपको ये 3 इक्वेशंस दी हुई है, x + y + z = 5, x + 2y + 3z = 9, और तीसरी दी है x + 3y + λz = μ। और क्या बोला गया है कि इसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अगेन इसमें क्या करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। तो सारे डेल्टा हम यहाँ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो सबसे पहले तो डेल्टा को 0 कर देते हैं, 1 1 1 1 2 3 1 3 लैम्डा। इसको 0 करोगे तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर अपने पास 5 आ जाएगी, इसको जब आप सोल्व करोगे तो। ठीक है, डन है। फिर आप किसकी वैल्यू ले लो, फिर आप ले लो लैम्डा 1 ले लो, चाहे लैम्डा 3 ले लो, चाहे कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैम्डा 3 ले लेते हैं, लैम्डा 3 लिया तो 1 1 1 1 2 3, और z वाले कोएफिशिएंट्स की जगह क्या आ जाएगा, 5 9 म्यू = 0। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, तो बस लैम्डा प्लस म्यू पूछा है, 5 + 13 कितना हो गया आपका, 18 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पीएनसी का है, तो ये भी स्टैंडर्ड, बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे 2c दिया हुआ है। अगेन आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव मतलब वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से स्टार्ट होंगी। ठीक है ना, डन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2c को उधर ले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा जो फॉर्मूला लगता है ना बच्चों, कौन सा फॉर्मूला, n + r - 1c r - 1, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में सारे वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 2c दिया है, तो 2c को हम उधर ले जाएंगे। तो इक्वेशन इस तरीके से बनाएंगे, और फिर इसमें केसेस बना लेंगे कि c को एक बार क्या लिया, 0 लिया, c को 0 लिया तो a + b 22 हो गया। फिर दूसरा केस लेंगे, c को 1 लिया, c को 1 लिया तो a + b 20 हो गया। इस तरीके से बच्चों हम क्या बनाएंगे, केसेस। फिर तीसरा केस बनाएंगे, c को आपने 3 ले लिया, 3 ले लिया तो a + b 18 हो गया। डन है। फिर एंड में जाते जाते ऐसे ऐसे सारे केसेस बनते हुए पैटर्न आपको दिख जाएगा। एंड वाला केस क्या आएगा, जब c को आप क्या ले लोगे, 11 ले लोगे, तो 22 - 22 0 हो जाएगा। तो एंड वाला केस ही आपका ये होगा, ये लास्ट केस है। तो पहले केस से कितने सोल्यूशन आए, यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं तो मैन्युअली भी काउंट कर सकते हो। तो कितने आया, 22, n की वैल्यू 22 होगी, n + r - 1c r - 1, तो यहाँ से कितने आ गए, 23 सोल्यूशन आ गए। सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे, n + r - 1c r - 1, तो यहाँ से कितने आ गए, 21 आ गए। सेम तरीके से यहाँ से कितने आ जाएंगे आपके पास, यहाँ से आपके पास 19 आ जाएंगे। डन। और एंड में जाके एक सोल्यूशन बचेगा। तो आपको पैटर्न दिख ही रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टोटल कितने आ गए, 1 + 3 + 5, ऐसे आपके पास ओड नंबर्स का सम आ रहा है 19 21 23। ठीक है, 19 21 23। तो ये कितनी टर्म्स होंगी, ये 12 टर्म्स हो गई। तो n/2 इंटू a + l, तो ये हो गया बेटा 12 × 12, आंसर आ गया आपका 144। तो ये आ गया आपके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसमें बस c के केसेस ले लो एक बार, 0 1 2 3 करके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फिर एक और तीसरा क्वेश्चन है आपका बाइनोमियल थ्योरम का, बढ़िया क्वेश्चन है, और अगेन स्टैंडर्ड और काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये आपको दिया हुआ है, इसकी पावर 18, आपको क्या निकालनी है, इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है, इंडिपेंडेंट टर्म। और इंडिपेंडेंट टर्म दी क्या हुई है यहाँ पे, 221 k, निकाल के कंपेयर कर लेंगे, वहां से k मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए आप tr + 1 जनरल टर्म लिखेंगे, 18cr - 1/3 √x की पावर क्या हो गई, r, और 9x की पावर क्या हो गई, 18 - r। डन। तो यहाँ से x की पावर कितनी आ गई, यहाँ से कितनी आई, 18 - r, और यहाँ से कितनी आएगी बच्चों, r/2। r/2 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, x की पावर 0 होनी चाहिए इंडिपेंडेंट टर्म के लिए। तो 18 क्या आ गया 3r/2। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू 12 आ गई। डन है। फिर इस r इक्वल टू 12 को यहाँ पुट कर दो, उससे आपका इंडिपेंडेंट टर्म आ जाएगी, उसको फिर आप 221 के से क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना, वहां से आपको k मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी इनफाइनाइट जीपी और लॉग से रिलेटेड है। अल्फा आपको क्या दिया हुआ है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डैश डैश ये दिया हुआ है। आपको साफ दिख रहा है कि ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है। बिट आपको दिया 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड डैश डैश। फिर इसके बाद लॉग लगा दिया इन्होंने। लॉग का वैल्यू क्या दिया 0.2 लॉग √5 अल्फा प्लस 0.04 लॉग बीटा विद बेस 5। ठीक है, सबसे पहले तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा क्या होगा a/1 माइनस r क्या 1/2, तो अल्फा आ गया 1/2। ठीक है भाई, बीटा भी सेम होगा, बीटा क्या आएगा a/1 माइनस r, तो ये भी आ गया 1/2। अल्फा बीटा दोनों ही क्या आ रहे हैं 1/2 आ रहे हैं। डन है, तो अल्फा बीटा यहाँ पे पुट कर दो, डेट्स इट। अब 0.2 क्या होता है बच्चों, 0.2 अगर आप देखोगे तो 0.2 क्या होता है 1/5। तो इस 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर -1, तो ये माइनस आ जाएगा, और ये जो 5 की ये जो बेस में √5 है ना, इसकी पावर 1/2 आगे आ जाएगी रेसिप्रोकल होके, तो ये हो गया -2। अल्फा क्या अपने पास 1/2 विद बेस 5। फिर ये -2 कहाँ चला जाएगा, हाफ की पावर में चला जाएगा, और बचेगा क्या 5 की पावर log विद बेस 5। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a की पावर log x विद बेस a, ये क्या हो जाता है आपका x बचेगा। डन। तो सेम तरीके से -2 ये यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पर आ गया 1/2 की पावर -2। यहाँ पे ये देखिए, अब 0.04 क्या होगा 0.2 का स्क्वायर मतलब 1/25, तो ये क्या हो गया 5 की पावर -2। सेम चीज 5 और ये 1/2, तो अगेन यहाँ पे -2 है, -2 कहाँ जाएगा हाफ की पावर में, तो वही सेम चीज है। तो ये हो गया 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। ठीक है, मैथ्स के। चलिए अब आएंगे यार नेक्स्ट सर आपके पास बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। तो बेटा नेक्स्ट फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं मेमोरी बेस्ड, वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि कोई एक लूप है, सर्कुलर लूप, जिसके 125 टर्न्स हैं। तो बेटा क्वेश्चन दिया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड से है, कि कोई एक सर्कुलर लूप है जिसके 125 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसका रेडियस आपको दिया गया है, रेडियस 2 सेंटीमीटर का रेडियस है इस लूप का, और इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। ये किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.4 टेस्ला दिया गया है बेटा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, इसके बीच में एंगल आपको इस क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया गया था, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन बताया है। तो अपने को निकालना है कि इसके ऊपर कितना नेट टॉर्क लगेगा। तो बेटा नेट टॉर्क निकालने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाउ होता है किसी भी लूप के ऊपर, जब हम इसे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में लगते हैं तो टाउ हो जाता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना। ये अपने पास में टॉर्क लगता है ना। तो ये अपने पास में आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास में बनेगा टाउ, टाउ हो गया बेटा, हम टाउ को लिख सकते हैं, टॉर्क को, टॉर्क होता है टाउ आई ए बी कोस थीटा हो जाता है, वैसे ही लिख लेते हैं, आई ए बी कोस थीटा हो जाता है। एक टन है तो इतना लगेगा, और एन टन्स हैं तो एन नंबर ऑफ टन्स का वैल्यू आ जाएगा। तो टाउ आएगा बेटा यहाँ से एन नंबर ऑफ टन्स है, तो ये एक अपने पास में टन है 125। आई जो अपने पास में लगा वो आया कितना, आई हो गया अपने पास में करंट 1 एम्पियर का करंट है, और जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में एरिया हो गया, और बी मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला हो गया, और कोस थीटा अपने पास में हो जाएगा, कोस थीटा अपने पास में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो बेटा ये अपने पास में साइन थीटा आएगा, है ना।
तो अपने पास में साइन 30 हो जाएगा और साइन 30 अपने पास में 1/2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 125 और पाई को हम पाई ही रख लेते हैं और ये बेटा ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻4 और बेटा अपने पास में 0.4 है और साइन 30 हो गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास में 0.4 टाइम्स ऑफ 2 0.8 बचा और इसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 125 टाइम्स ऑफ 0.8 टाइम्स ऑफ पाई। ठीक है, और सब कुछ हमने SI यूनिट में रखा है तो इसलिए ये न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से ये आएगा 100 पाई। तो देखो बेटा ये डेटा अपने को ऐसा दिया गया है तो ये आंसर आता है इससे। नेक्स्ट बेटा एक अपने को क्वेश्चन दिया गया है काइनेमेटिक्स के ऊपर बेस्ड कि 2 ट्रेन है या 2 अपने पास में कार्ट है, एक कार्ट A है और एक कार्ट B है। ये दोनों एक ही सीधी रेखा में गति कर रहे हैं और जो कार्ट A है इसका वेलोसिटी आपको दिया गया था 100 km/h। जो कार्ट B है बेटा इसका वेलोसिटी आपको दिया गया है 80 km/h। अब क्या करते हैं कि हम कार्ट B से कार्ट A की तरफ कोई पत्थर फेंकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी v से, तब ये जाके इसको हिट करता है एक रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से। तो देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a ये आ जाएगा vb माइनस va। बेसिकली ये अपने पास में आ गया vb माइनस va तो 80 माइनस 100 तो बेसिकली -20 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ अपने पास में वेलोसिटी पत्थर का वेलोसिटी दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट b। तो वेलोसिटी ऑफ पत्थर विद रिस्पेक्ट टू कार्ट b ये आगे की तरफ है तो पॉजिटिव है और ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पत्थर माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट b, ये अपने पास में v है। ठीक है बेटा, दूसरा क्या होता है कि ये अपने पास में पत्थर है, ये इससे आगे की तरफ आके ये ऐसे हिट करता है 5 मीटर पर सेकंड से। मतलब पहली चीज़ तो ये अपने पास में 5 मीटर पर सेकंड है, इससे km/h में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ जाएगा। ये अपने पास में वेलोसिटी ऑफ पत्थर विद रिस्पेक्ट टू b, ये भी आगे की तरफ है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पत्थर विद रिस्पेक्ट टू a है ना, क्योंकि a को हिट कर रहा है ना बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ पत्थर माइनस वेलोसिटी ऑफ a ये अपने पास में आ जाता है 18। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि कैंसिल आउट करने के लिए टर्म्स को, ये अपने पास में vb है, ये vb से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये अपने पास में ये vp से vp कैंसिल आउट हो जाएगा और va से va कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो -20 -18 प्लस v इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से v बेटा आ जाता है 38 km/h। ठीक है, और भी बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, वो जैसे जैसे आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो बेटा बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सर आपसे डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आज के पेपर में आए थे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा था कैपेसिटर का और ये क्वेश्चन क्या था, ऐसे एक कैपेसिटर C1, फिर एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा रखा था C2, एक कैपेसिटर लगा रखा था ऐसे C3 और यहाँ पर एक वायर एक कैपेसिटर और लगा रखा था ये ऐसे, और इसको बोला गया B, इसको बोला गया था A। ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। ऐसे 4 कैपेसिटर दिए थे और अपन से पूछा गया था कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगी अगर C1, C2 और C3 ये कितनी कितनी वैल्यू के हों, 1 माइक्रोफैरड के हों, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, और जो C4 कैपेसिटर है वो दे रखा था 2 माइक्रोफैरड का। तो काफी आसान क्वेश्चन है। अगर हम देखें कि नोड मेथड से भी करें तो इस पॉइंट को अगर हम बोले ये पॉइंट क्या है C, तो ये पॉइंट भी क्या होगा C और ये पॉइंट भी क्या होगा C। तो इस सर्किट को हम रिफॉर्म कर लेते हैं एक बार, एक तरफ A बना देते हैं, एक तरफ B बना देते हैं और नया पॉइंट जो है वो C यहाँ लिख देते हैं। ये किसके बीच में है, A और C के बीच में, ये लगा दिया। ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट,
ये सी और बी के बीच में और ये भी सी और बी के बीच में, तो दो कैपेसिटर आपने सी और बी के बीच में लगा दिए। तो ये कैपेसिटर आपका C3, ये कैपेसिटर आपका C4 और ये कैपेसिटर आपका C1, ये किस में आ गए? पैरेलल में, देन सीरीज। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन था ये, राइट। अगला क्वेश्चन जो अपन को गिवन था वो दे रखा था, एक डिस्क है और उसको कुछ यू अरेंज किया गया। ये डिस्क थी, ये एक्सिस, अगर हम इसके अबाउट इसको ऑसिलेट करवाएं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अगर डिस्क का मास m, रेडियस r हो तो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो i होता है वो m²/4, इसको अपन ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये वाला इसके अबाउट i निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले फिजिकल पेंडुलम जिसको अपन कह रहे हैं, ये फिजिकल पेंडुलम है, इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा दैट इज I/mg/d। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास और हिंज पॉइंट। तो यहाँ पर इनके बीच का ये गैप जो है वो d का काम कौन करेगा? r काम करेगा यहाँ पर। तो d की वैल्यू तो आप r पुट कर सकते हैं, और i कैसे निकालेंगे? i सेंटर ऑफ मास प्लस md² से। इससे आप किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे? i की वैल्यू निकाल पाएंगे, जो कि अपन को यहाँ पुट करनी है। i कॉम अपन को पता है कि ये वाला i और ये वाला i जो है वो कितना होता है? mr²/4। तो सोल्व कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है वो बार मैग्नेट का क्वेश्चन है। बार मैग्नेट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, वैसे फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही आ रहे हैं, तो मेरी तो ये सलाह रहेगी आपको कि आप लास्ट टाइम में एग्जाम में जो एक दिन पहले अगर आपको पता है कि सारे फॉर्मूले दे के जाने बनते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, और एक बार मैग्नेट यहां लगा रखी है, और ये है नॉर्थ और साउथ। इनके बीच का गैप 10 सेंटीमीटर। एक मिड में पॉइंट दे दिया गया P, जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना था? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट। तो हम जानते हैं कि इसके कारण जो फील्ड आएगा वो इधर आएगा, और इसकी वजह से फील्ड आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। दिस इज B2, दिस इज B1। B1 का फॉर्मूला क्या लगेगा? एक्सिस वाला फॉर्मूला, 2km/r⁴, और B2 क्या लग km/ वो भी r1 डिस्टेंस रहेगी, तो r1³। ये एक्सिस वाला, सॉरी इक्वेटोरियल वाला, ये इसका एक्सिस वाला फॉर्मूला। m की वैल्यू उसने दे रखी थी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू शायद 3√5। तो वैल्यू पुट कर देंगे और 90 डिग्री पर नेट भी निकाल लेंगे, B1² और B2² का रूट। ठीक है, काफी आसान। आगे जो क्वेश्चन है वो इलास्टिसिटी का है, फॉर्मूला बेस ही है। क्वेश्चन क्या था कि एक वायर से एक मास m लगा रखा है, एक दूसरा वायर, ये वायर कैसे है? इलास्टिक है, इससे मास 3m लगा रखा है। इसका यंग मॉडुलस एरिया और लेंथ, इसका यंग मॉडुलस लेंथ 0.5 और एरिया a दे रखा था, और पूछा गया कि इसमें जो एक्सटेंशन होगा ना डेल्टा L1 होगा, और इसमें जो एक्सटेंशन अगर डेल्टा L2 होता है तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का रेशियो क्या होगा। और हम फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा L अपन क्या पढ़ते हैं? FL/AY। तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का जो रेशियो आएगा ना वो आ जाएगा, एक तो दोनों का फोर्स डिफरेंट है, ए का फोर्स mg है, लेंथ L a और y, और डेल्टा L2 क्या बोलोगे? फोर्स 3mg, लेंथ 0.5L, a और y is to y, मतलब यंग मॉडुलस। सोल्व कर लेंगे, अपन को डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इजी वे में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो रे ऑप्टिक्स का दे रखा था। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन ये भी काफी आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। क्वेश्चन क्या था कि ऐसे
एक लेंस रेडियस इक्वल दे रखी थी, इसका जो म्यू है वो गिवन था 1.4, और अपन से पूछा गया था कि R अपॉन F का रेशियो क्या होगा इसके लिए। अब सोचिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, मतलब हम जानते हैं कि 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f म्यू 1.4 माइनस 1/r1 माइनस r, यहाँ से ये बन जाएगा 2/r, r को उधर ले जाओगे r/f की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो अभी जो अपने क्वेश्चन किए ना, इनको देख के लग रहा है कि काफी आसान क्वेश्चन रहे हुए हैं। ओके, देखिए मैथ के कुछ और क्वेश्चन मिले अपने को। इसमें एक स्टेट्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन था, 10 ऑब्जर्वेशन था अपने पास में, और समेशन xi माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 है, इज इक्वल टू 90 गिवन था। एंड इसमें गिवन है समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to 10 xi प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 180 गिवन है ना। आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 ऐसे करते करते 10 ऑब्जर्वेशन अपने पास में। इन 10 ऑब्जर्वेशन का आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन अपने से पूछा गया है क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अपने पास में रूट ऑफ समेशन xi स्क्वायर अपॉन में 10 माइनस समेशन xi अपॉन में 10 का स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे समेशन xi स्क्वायर चाहिए और समेशन xi चाहिए, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन कर दूं ना तो आ जाएगा अपने पास में समेशन xi स्क्वायर प्लस में समेशन 1 एंड माइनस का 2 टाइम्स समेशन xi इज इक्वल टू 90 एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में समेशन xi, और यहाँ आ जाएगा अपने पास में समेशन xi स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में समेशन 4, एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में समेशन 4xi, और इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 180 है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो अपने पास में ये बन गई और एक इक्वेशन अपने पास में ये वाली हो गई, ठीक है। समेशन 1 जो होगा वो 10 हो जाएगा, समेशन 4 जो है वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। समेशन xi स्क्वायर आ रहा है, समेशन xi आ रहा है, समेशन xi स्क्वायर आ रहा है, समेशन xi यहाँ पे भी आ रहा है। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को अगर अपन सोल्व करेंगे, है ना, दोनों को अगर अपन सोल्व करेंगे तो समेशन xi स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ से 100, एंड समेशन xi जो है सोल्व करने के बाद में एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो समेशन xi मिल जाएगा, ऐड कर देंगे तो फिर समेशन xi स्क्वायर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आ रहा है ये 80 निकल के आ रहा है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास में आ जाएगा रूट ऑफ 100 अपॉन 10 माइनस में 80 अपॉन 10 का स्क्वायर, है ना, 10 का स्क्वायर। तो ये अपने पास में इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर, अच्छा यहाँ पे ये जो है ये 10 निकल के आ रहा है, ये 10 निकल के आ रहा है, 80 निकल के नहीं आ रहा, 10 निकल के आ रहा है ना, ये आ गया अपने पास में। और ये सोल्व करोगे अगर आप तो ये तो आया 1 और यहाँ पे आया 10 माइनस 1 विच इज रूट 9, आंसर इसका 3 आएगा, ठीक है, आंसर इसका 3 आएगा। ये एक आसान क्वेश्चन था। और एक और देखो, एक और क्वेश्चन अपने पास में, इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है x क्यूब ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और जो कोफिशिएंट है abc वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, एंड इसके जो रूट दे रखे इन्होंने, एक तो रूट गिवन है इसका √3 आयोटा और एक 1 गिवन है। आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया -1 to 1, इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा गया है, इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा गया है, ठीक है, इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा गया है ना। अब -1 से 1 में बेसिकली मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब ए बी सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसका रूट अगर √3 आयोटा है तो एक रूट, अब कॉन्जुगेट आएंगे कॉम्प्लेक्स है तो एक रूट माइनस √3 आयोटा भी होगा, ठीक है। तो एक क्यूबिक को अपन ऐसे लिख देंगे x माइनस √3 आयोटा मल्टीप्लाई में x प्लस √3 आयोटा, और एक रूट 1 है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लीडिंग कोएफिशिएंट मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी हुआ तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 1, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा अपने पास में x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर अपन में कंपेयर करें यहाँ पे तो ये फंक्शन आ गया पूरा,
-1 to 1 है ना, इसके ही रूट होते हैं, तो ये फंक्शन आ गया अपने पास में x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है ना। ये वाला ओड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा, ये भी अपने पास में ओड फंक्शन है 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे, इसका वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे -1 से 1 में, -1 से 1 में है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस, अगर कॉमन ले अपन तो आ जाएगा x³/3 प्लस में 3x इंटीग्रेशन, और -1 to 1 अपन लिमिट फिल कर देंगे इसमें, या फिर 2 टाइम्स कर दो आप सीधा, 2 टाइम्स कर दो 0 से 1 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस का 2 1/3 प्लस में 3, जैसे अपन ने एलसीएम लिया ये आ जाएगा अपने पास में माइनस का 20/3, माइनस का 20/3 इसका राइट आंसर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम लोगों को मिला है फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। इन्होंने पूछा है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए A से P बनकर आ रहा है, ये बोला हुआ है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। फिर इन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है, एक ही कंसंट्रेशन का डेटा दिया हुआ है और टाइम के साथ उसकी एक टेबल बना के दी हुई है। ये देखिए टाइम इन सेकेंड्स है और साथ में एक ही कंसंट्रेशन दी हुई है। अब ये क्या बोल रहे हैं, t बराबर 0 पे एक ही कंसंट्रेशन दी हुई है 0.625 m। फिर एक दूसरा टाइम दे रहे हैं t बराबर x सेकेंड्स, यहाँ पे कंसंट्रेशन बोली हुई है 0.0625 सेकेंड, 0.625 m। फिर ये बोल रहे हैं t बराबर 20 सेकेंड्स पे जो कंसंट्रेशन हो रही है वो हो रही है 0.00625 m। आपको यहाँ पे x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक खास बात होती है क्या, कि इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन कंज्यूम होकर आ रहा होता है। ध्यान से देखें एक बार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या खास बात बोल रहा हूं, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स gets consumed in equal time, gets consumed in equal time। अब अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, अब देखिए यहां से यहां पे अगर हम जाएं तो क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, बड़ी कंफर्टेबली देखा जा सकता है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन निकल कर आ रहा है यहां से यहां तक, आपको दिख रहा होगा कंसंट्रेशन 1/10 होकर आ गई है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या हुआ, 9/10 फ्रैक्शन कंज्यूम होकर आ गया है, 9/10 फ्रैक्शन कंज्यूम। ऐसे यहां पे देखिए ये जो कंसंट्रेशन है इसके मुकाबले ये वाली कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, 1/10 होकर आ जा रही है। इसका मतलब यहां पे भी हम सेम बात बोल सकते हैं, 9/10 फ्रैक्शन कंज्यूम। अब देखिए अगर दोनों ही केस में सेम फ्रैक्शन कंज्यूम हो रहा है तो दोनों ही केस में सेम टाइम लगना चाहिए। अब अगर पूरे प्रोसेस में 20 सेकेंड लगे हैं तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सेम टाइम लग रहा होगा, तो वी कैन से दैट 2t की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 20 सेकेंड्स के बराबर निकल कर आ जाएगी। इससे हम सीधा बोल सकते हैं जो t हमारे पास निकल कर आएगा वो 10 सेकेंड्स के बराबर आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो x का डेटा हमको दिया हुआ है यही वास्तव में t के बराबर है, और ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 सेकेंड्स। पहले 10 सेकेंड्स में 0.625 से 0.0625 और अगले 10 सेकेंड में 0.0625 से 0.00625 m के बराबर हो जाएगा। इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन कंज्यूम होकर आ रहा है, ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा जाता है। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आगे और भी सवाल कुछ आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक सवाल और आया था रिएजेंट को लेके, है ना, टेस्ट को लेके। तो इसमें ये सवाल था कि कुछ कंपाउंड्स बने हुए थे, जैसे कि एक एनिलिन बना हुआ है, ठीक है, एक फिनॉल बना हुआ है, एक नॉर्मल ये एलिफेटिक अल्कोहल, और एक ही अपना क्या होता है CHO बेंजल्डिहाइड बना हुआ था। और इसमें अपन को कुछ पर्टिकुलर टेस्ट दे रखे थे, जैसे कि फिथैलिन डाई टेस्ट,
एक दे रखा है टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, एक दे रखा है आपका लूकास टेस्ट, और एक दे रखा है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो इसमें बस आपको मैच कराना था, ठीक है। मैच द कॉलम काफी क्वेश्चंस आ गए केमिस्ट्री में, तो सिंपल था कि आपका एनिलिन जो होता है वो कौन सा टेस्ट शो करेगा, क्योंकि 1 डिग्री है तो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट शो करेगा। फिनॉल की अगर डिटेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, फिथैलिन डाई टेस्ट, जिससे अपन फिनोप्थलीन बनाते हैं, अपन सब लोग जानते हैं। उसके बाद फिर ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट अपना कौन देगा, ल्यूकास टेस्ट। फिनॉल तो दे नहीं सकता है क्योंकि फिनॉल रिएक्शन ही नहीं करेगा SN1 टाइप की। बेंजल्डिहाइड के बारे में अगर बात करें तो बेंजल्डिहाइड अपना क्या देगा, टॉलेंस टेस्ट, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है तो उसको टॉलेंस क्या कर देता है, एक तरीके से ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कार्बोक्सिलेट में। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसने फिर नेक्स्ट पूछी थी आपको एल्डो टेट्रोस चूज करना है जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या दे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो उसने कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, जिसमें 2 ऑप्शंस तो कीटो शुगर थी, 2 ऑप्शन आपकी एल्डिहाइड वाली शुगर थी। अब कीटो शुगर तो हो नहीं सकती, तो ऑब्वियस सी बात है अपने पास 2 ही ऑप्शन बाकी रह गए एल्डो शुगर में। तो या तो ये हो सकता है कि भाई दोनों OH सेम साइड हो और यहाँ पे आपका CH2OH हो, या फिर हो सकता है एक ऑप्शन ये था कि OH आपका इस साइड है, एक ऑप्शन आपका क्या है, इस साइड है ना, और CH2OH। तो अपन सब लोग जानते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, इस टर्मिनल वाले CHO को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इस CH2OH को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इससे अपना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा ऐसा कुछ। इसका मतलब वो एल्डोस शुगर क्या थी जो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड बना रही थी, सिंपल है, जिसमें OH क्या है, सेम साइड है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल बॉन्ड लेंथ को लेकर आया है GOC का। एक कंपाउंड ये था अपना, एक कंपाउंड अपना ये है, और एक कंपाउंड आपका क्या था, ऐसा था, ऐसा है। तो इसमें अगर अपन देखें इस कंपाउंड में, तो इसका अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाए तो अपन सब लोग जानते हैं तो क्या बनता है, ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनाते हैं, और ये कंपाउंड इसी फॉर्म में मैक्सिमम टाइम रहेगा, क्योंकि इससे आपकी क्या बन रही है, एरोमेटिक रिंग बन रही है। तो इसका अपन बोल सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो लगभग किसके आसपास होगा, 1 के आसपास। और क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, जिसमें एक बार इसके पास सिंगल बॉन्ड होगा, एक बार डबल बॉन्ड, डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, दैट इज 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो अपन सब लोग जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अगर अपन चले तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, आपका A वाले का, फिर उसके बाद C वाले का, फिर उसके बाद B वाले का, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। तो सिंपल क्वेश्चंस आए थे आपके GOC को लेकर, और थोड़ा सा एक क्वेश्चन अपना बायोमोलिक्यूल का आ गया एज यूजुअल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स का।